हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रेरण। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसका थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगा बीजांड की संरचना, बीजांड या ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम की संरचना। अब बीजांड या ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम की संरचना पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जो मादा जननांग है पुष्प का, पूर्ण विकसित पादप का जो मादा जननांग है, उस मादा जननांग को बोला जाता है गायनोशियम। ठीक है, इस गायनोशियम के एक भाग को बोला जाता है कार्पल, पिस्टिल या स्त्री केसर। इस स्त्री केसर के तीन भाग हैं। सबसे पहले भाग का नाम ओवरी या अंडाशय, दूसरा स्टाइल वर्तिका और तीसरा है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। तीन भाग होते हैं। तो तीन भाग में जो ओवरी वाला भाग है, इस ओवरी वाले भाग के अंदर ही पाया जाता है बीजांड या ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। इसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोरोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट पाया जाता है। ठीक है, ये ओव्यूल जो है ओवरी की आधार से जुड़ा रहता है। इस ओवरी के आधार को बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जिससे जुड़ा रहता है। कुछ ओवरी के अंदर केवल एक ही नहीं, कभी कभी एक से अधिक बीजांड भी पाए जाते हैं। उन बीजांड का लगने का जो क्रम होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन या बीजांडान्यास। अब ये जो बीजांड है, इस बीजांड की संरचना को हमको देखना है। बीजांड को क्या बोला जाता है? फीमेल गेमेटोफाइट या मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर होते हैं मेगास्पोर, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट्स होते हैं। और फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट दोनों आपस में मिलकर के, वो भी बताता हूं मैं, परागकोश या एंकर चेम्बर नर जननांग का एक भाग है ना। इसके अंदर रहते हैं परागकण। जब परागकोश की भित्ति फट जाती है तो ये परागकण निकल करके, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं परागकण, ये कहाँ पहुंचते हैं? स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, मादा जननांग के स्टिग्मा पर। यहाँ पर मकरंद ग्रंथि पाई जाती है। मकरंद ग्रंथि से एक रस निकलता है, उस रस को बोलते हैं मकरंद रस, जिससे आकर्षित होकर के परागकण इस सतह पर चिपक जाते हैं। इनमें से कोई एक ही परागकण जो है पराग नलिका का निर्माण करके अंदर की ओर प्रवेश करता है, बीजांड तक पहुंचता है, और इस पराग कण का केंद्रक और इस फीमेल गेमेटोफाइट का केंद्रक एक सेल, ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूजन करके निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है बीजांड। इसकी संरचना हम देखते हैं। बीजांड है क्या? बीजांड फीमेल मेगास्पोरेंजियम है या इसी के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट मौजूद होता है। बीजांड की संरचना में आपको कुछ एक नाम याद रखने पड़ेंगे, बीजांड की संरचना समझ में आ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला भाग आता है क्यूनिकल या बीजांड व्रंत। व्रंत मतलब होता है डंठल। जिस डंठल की सहायता से बीजांड ओवरी के प्लेसेंटा वाले भाग से, गद्देनुमा भाग से जुड़ा रहता है, उसे बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल के अंदर एक और ये रचना निकली, इसको हाइलम या नाभिका कहते हैं। कुछ में हाइलम या नाभिका यहाँ तक रहता है, कुछ में ऊपर तक रहता है, पर ये पूरे के पूरे न्यूसेलस या मुख्य भाग को घेरता नहीं। पहला हुआ फ्यूनिकल, बीजांडव्रंत, जो कि बीजांडान्यास या प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। दूसरा हाइलम। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है न्यूसेलस। बीजांड का सबसे महत्वपूर्ण भाग न्यूसेलस कहलाता है। इस न्यूसेलस के चारों ओर दो आवरण इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। बाहर के आवरण को आउटर इंटेगुमेंट, ओ आई से दर्शाएं इसको, आउटर इंटेगुमेंट बाहरी अध्यावरण, और अंदर के आवरण को इनर इंटेगुमेंट या आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। कुछ पादपों में केवल एक ही इंटेगुमेंट पाया जाता है, कुछ में दोनों पाए जाते हैं। यह अध्यावरण इस न्यूसेलस को चारों ओर से पूरा ना घेर करके कुछ जगह से स्वतंत्र रखता है, कुछ जगह से खुला छोड़ देता है। इस खुले सिरे को माइक्रोपाइल एंड या माइक्रोपाइल सिरा कहा जाता है। इस माइक्रोपाइल सिरे के ठीक पीछे एक और सिरा होता है, जिसको चेरेजा सिरा या निभाग कहा जाता है। बीच का सबसे महत्वपूर्ण भाग है न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर होता है ये एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोश। वह भाग जहां पर भ्रूण मौजूद होगा उसे क्या कहा जाएगा? भ्रूणकोश। कब मौजूद होगा? जब ये पराग कण का केंद्रक और ये बीजांड का केंद्रक, एक सेल का केंद्रक, दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन के बाद यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा तो यहीं पर भ्रूणकोश के अंदर विकसित होगा।
ठीक है। ये भ्रूण कोश जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसका इस बात का नाम याद रखना। भ्रूण कोश जो है 7 कोशिकी और 8 केंद्रीय अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, हिमांशी याद रखना इस बात को, 7 कोशिकी और 8 केंद्रीय अवस्था। अच्छा, आप चाहो तो मैं जो क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ उसको नीचे कमेंट बॉक्स में हाथों हाथ उसके आंसर लिखते जाओ, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और हाथों हाथ उत्तर भी मिलता है। ठीक है, जल्दी से हिमांशी मेरे को 2 मिनट में बताना कि 7 कोशिकी और 8 केंद्रीय की अवस्था कहाँ पाई जाती है, कौन सी होती है। बाकी भी ध्यान दो भैया, अंकित बाद में कहना मत ये समझ में नहीं आ रहा है सर, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा कम पढ़ाओ, धीरे पढ़ाओ। और बाकी सारे उठेंगे नहीं अभी? हाँ दिख रहे हैं, एक करके दिख रहे हैं मेरे को। 2-3 जनों ने ओपन और करी है भी, नहीं ताकि लेट हो गया बेटा 2-3, तुम एक्टिंग भी करनी पड़ती है बेटा यार ऑनलाइन पढ़ाने के चक्कर में। पहले नॉर्मली एक्टिंग करता था, अब अकेला एक्टिंग करता हूँ। पहले लगता था कि हाँ बच्चों को हंसाने के लिए मनोरंजन करते करते हम पढ़ा रहे हैं, और अब अकेले ही सामने कांट सट लिया है, उसको देखते जाओ और एक्टिंग करते जाओ। ऑनलाइन का ज़माना है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम कहाँ थे? एम्ब्रियो सेक के अंदर। एम्ब्रियो सेक जो है 7 कोशिकी और 8 केंद्र की अवस्था है, ध्यान रखना। 8 केंद्र की क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में 2 केंद्रक हैं जिसको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई याद हो तो मेल गैमेट सेकेंड, जब मैंने चैप्टर शुरू करा था तो एक चार्ट बताया था, सेकेंडरी न्यूक्लियाई और मेल गैमेट सेकेंड दोनों मिलकर के, ये तो N और ये 2N, ये आपस में मिलकर के 3N, एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण पोष। भ्रूण पोष मतलब वह भाग जिससे भ्रूण को पोषण मिलता है। भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं दोनों मिलकर के। और जो एक सेल बताऊंगा अभी, और इसका केंद्रक मिलकर के किसका निर्माण करेगा? दोनों जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। और भ्रूण किसके अंदर होगा? इस भ्रूण कोश के अंदर। और भ्रूण कोश के अंदर ही कौन है? भ्रूण कोश, जिससे पोषण मिलेगा, ये अंदर ही बनेगा। बीच में एक केंद्रक है, एक कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक है। शाबाश हिमांशी, सही जवाब दिया तुमने। और ये 3 कोशिका इस साइड है, 3 कोशिका इस साइड है। जो माइक्रोपाइल सिरा है इसके अंदर 3 कोशिकाएं हैं। इन 3 कोशिकाओं में से 2 कोशिका को सिनर्जिड्स और 1 कोशिका को एग सेल या अंडाणु कोशिका कहा जाता है। माइक्रोपाइल सिरे के ठीक पीछे की ओर, विपरीत सिरे की ओर एक और सिरा है जिसका नाम चैलेजा सिरा। इस चैलेजा सिरे पर भी 3 कोशिकाएं, इन तीनों कोशिकाओं को एंटीपोडियल सेल कहा जाता है। ठीक है, प्रतिमुख कोशिका और आगे की ओर 3 कोशिका सिनर्जिड्स या अतिरिक्त कोशिका, 2 अतिरिक्त कोशिका और एक एग सेल। उसके अलावा ये इस बीजाणु में कुछ बचा नहीं है, तो बीजाणु को एक बार फिर से सुन लो। बीजाणु जिस स्थान से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसके द्वारा जुड़ा रहता है क्यूनिकल के द्वारा। इसके अंदर एक और रचना है जिसका नाम है नाभिका या हेलम। बीजाणु का मुख्य भाग जो है न्यूसेलस कहलाता है। न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रियो सेक। न्यूसेलस 2 आवरण के द्वारा घिरा होता है जिसे आउटर तथा इनर इंटेगुमेंट कहा जाता है। अंकित याद रखना, आउटर इंटेगुमेंट बाहर की तरफ है, इनर इंटेगुमेंट अंदर की तरफ है। कुछ पादपों में एक ही इंटेगुमेंट होती है, कुछ में 2 इंटेगुमेंट होती है। फिर ये 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था जो अभी बताई थी हिमांशी ने आपको, इसके अंदर बीचों बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है जो मेल गैमेट सेकंड से मिलता है। मेल गैमेट सेकंड से मिलकर के क्या बनाता है? बताओ शीतल, मेल गैमेट सेकंड और सेकेंडरी न्यूक्लियाई ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या बनता है इन दोनों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई है। 3 कोशिका एंटीपोडियल सेल की तरफ है, 3 कोशिकाओं को एंटीपोडियल सेल जो कि चैलेजा सिरा की ओर, 3 में से 2 कोशिका जो है माइक्रोपाइल सिरे की ओर, एक है एग सेल अंडाणु कोशिका। ये बीजाणु की संरचना। अब आते हैं बीजाणु के प्रकार। एक तो चैलेजा की स्थिति, चैलेजा, एक माइक्रोपाइल सिरा, माइक्रोपाइल सिरा, और तीसरा याद रखना आपको फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इन तीनों की स्थिति के आधार पर जो ओव्यूल या बीजांड है वो 6 प्रकार के हैं। सबसे पहला बीजांड देखते हैं हम, आर्थ्रोट्रोपस बीजांड या एट्रोपस बीजांड। सबसे सरल सबसे साधारण प्रकार का बीजांड है आर्थ्रोट्रोपस बीजांड या एट्रोपस बीजांड। एक मिनट देख लो, मेरा मोबाइल चालू के बंद है। वीडियो चल रही है क्या? हाँ वीडियो चल रही है, 10 मिनट की हो गई है, आगे बढ़ते जाएंगे हम। पहला बीजांड है जिसका नाम है आर्थ्रोट्रोपस बीजांड या एट्रोपस बीजांड। आर्थ्रोट्रोपस या एट्रोपस बीजांड जो है सीधा सबसे सरल प्रकार का बीजांड है। ये सबसे सरल प्रकार के बीजांड में तीनों, कौन कौन तीनों? एक तो माइक्रोपाइल सिरा,
एक चेलेजा सिरा और बीच वाला कौन सा एक भाग है फ्यूनिकल। तीनों एक सीधी रेखा सरल रेखा में स्थित होते हैं। इस सरल रेखा में स्थित होने के कारण इसे कौन सा आर्थ्रोट्रोपस या एट्रोपस बीजांड कहा जाता है। काली मिर्च में, पान में और अनावृतबीजी पादपों में ये वाला बीजांड पाया जाता है। इस आर्थ्रोट्रोपस बीजांड को ऋजुवर्ती बीजांड भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहला बीजांड अपना हुआ है। दूसरा आता है एनोट्रोपस या प्रतीक। ठीक है, इसको बताने के पहले मैं तीसरा बताऊंगा। कारण क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो आर्थ्रोट्रोपस बीजांड है, यह आर्थ्रोट्रोपस बीजांड अपने अक्ष पर केवल कितना डिग्री, ऐसा कितना डिग्री कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, या समकोण पर यह मुड़ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके समकोण पर मुड़ने से क्या होगा, यहाँ नीचे की ओर चेलेजा सिरा है, यहाँ पर कौन सा माइक्रोपाइल सिरा है। अब वो माइक्रोपाइल सिरा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल सिरा यहाँ पर है, यहाँ पर चेलेजा सिरा हो गया और यहाँ पर फ्यूनिकल। ठीक है, ये समकोण की स्थिति में है, इसलिए इसको अर्ध प्रतीक, अभी प्रतीक पढ़ेंगे पहले अर्ध प्रतीक। अर्ध प्रतीक या हेमी मतलब आधा, आधा एनाट्रोपस। इस प्रकार का बीजांड जो है बहुत कम पादपों में पाया जाता है। इसमें जो बीच वाला भाग है, मुख्य भाग है न्यूसेलस, वो कौन से समकोण पर मुड़ जाता है पूरा। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ गया है। लेमना में, रेननकुलस में और कुछ पादपों में ही ये वाला बीजांड पाया जाता है। अब इसके बाद ये वाला बता रहा हूँ, कारण समझ में आ जाएगा। अभी ये आर्थ्रोट्रोपस सीधा था जो कि 90 डिग्री पर मुड़ा था। अब 90 डिग्री पर और मोड़ो, तो जब इसको 90 डिग्री पर मोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा घूम जाएगा। मतलब ये वाला सिरा घूम करके नीचे की तरफ आ गया, ये वाला हिस्सा माइक्रोपाइल सिरा घूम करके पूरा घूम करके नीचे आ गया, मतलब ये उल्टा हो गया। इसलिए इसको अधोमुखी, मुख बदल गया इसका, दूसरी दिशा में आ गया। सामान्यतः बीजांड ऐसा होता है उधर मुख करके, अब ये पूरा घूम गया तो कौन सा मुखी हो गया, अधोमुखी। इसको प्रतीक या एनोट्रोपस बीजांड कहते हैं। इस प्रकार के बीजांड में जो है 90 गुना 180 डिग्री सी पर जो है मुड़ जाएगा पूरा का पूरा। याद रखना, बताओ इसीका जल्दी से, 180 डिग्री सी पर मुड़ने वाले बीजांड को कौन सा बीजांड कहा जाता है। ये वाला बीजांड जो है अधिकांश पादपों में पाया जाता है। अधिकांश मतलब लगभग 80 से 82% पादपों में ये वाला बीजांड पाया जाता है। मटर में, सेम में, मालवेसी में, सोलनेसी कुल के पौधों में ये वाला बीजांड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला बीजांड हेमिएनोट्रोपस बता दिया है। अब कौन बताएगा, कौन तैयार बैठी है अभी। हाँ, दिख रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 13 जगह। पायल बताओ फटाफट, पान में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, जल्दी से बताना। तब तक मैं अगला बीजांड बता रहा हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ बेटा। अब तो आज मोबाइल लेके बैठे हो तो कॉपी और पेन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम मोबाइल पे टाइप कर दो। ठीक है, और लाइक नहीं किया और लाइक कर दो। जिसने किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तुम फेस टू फेस होते तो मैं असली एक्टिंग करता, अब अकेले अकेले भी एक्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, सुनो, समझो, आनंद लो और मजे से पढ़ो। अगला आता है एम्फीट्रोपस बीजांड। एम्फीट्रोपस के पहले मैं कैम्पाइलोट्रोपस पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि यही कारण जो इधर था वही कारण इधर आएगा। वह बीजांड जिसमें जो मुख्य भाग है न्यूसेलस, न्यूसेलस के साथ साथ कौन, बीच वाला हिस्सा जिसका नाम क्या है, एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक जो है वक्राकार हो जाती है। वक्राकार मतलब इस प्रकार की मुड़ जाती है, वक्र के आकार की हो जाती है, आधे घोड़े के नाल के समान, घोड़े के नाल की व्यवस्था जैसी दिख जाती है। तो कैम्पाइलोट्रोपस वह बीजांड जिसमें कौन, एक तो न्यूसेलस और एक जो मुख्य भाग है जिसका नाम है एम्ब्रियोसेक, दोनों जो है वक्र की स्थिति में मुड़ जाते हैं, वक्राकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड को कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का बीजांड जो है क्रोसीफेरी और चीनीपोडिएसी फैमिली के पादपों में पाया जाता है। अब इससे थोड़ा सा और परिवर्तित हुआ है। ये तो थोड़ा सा वक्राकार हुआ था, यहाँ पर पूरा का पूरा कुंडलित हो जाता है। कौन कुंडलित हो गया यहाँ पर, ये पूरा न्यूसेलस कुंडलित हो जाता है और कुंडलित होकर के कुछ इस प्रकार के बीजांड का निर्माण करता है। बीजांड का मुंह तो इसी टाइप का होता है, इसके समान, प्रतीक के समान। ठीक है, पर यहाँ पर अंदर वाला भाग जो है पूरा रोटेट होने लग गया है, इसलिए इसको एम्फीट्रोपस बीजांड कहते हैं या अनुप्रस्थ बीजांड के नाम से भी जाना जाता है। नींबू, नारंगी, लेमना और पेपेवर में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। आखिरी बीजांड आता है सर्सिनोट्रोपस बीजांड। आखिरी कौन सा है, सर्सिनोट्रोपस बीजांड। इस बीजांड में क्या होता है कि ये आर्थ्रोट्रोपस बीजांड सीधा था, एक बार पूरा 180 डिग्री पर मुड़ करके इधर चला गया, माइक्रोपाइल सिरा नीचे रह गया, चलेगा सिरा ऊपर आ गया। अब ये पूरा पूरा ऊपर उठ गया।
जब ये हिस्सा पूरा का पूरा ऊपर घूम जाएगा तो एक बार घुमा, मतलब ये पहला सीधा था, आर्थ्रोपोडा ऐसा था। अब इसके बाद ये घुमा तो यहाँ पर था कौन सा माइक्रोपाइल सिरा, नीचे चले जा सिरा, ये घूम गया 90 डिग्री पर, तो ये आर्थ्रोपोडा हो गया। फिर 180 डिग्री पर, सॉरी 90 डिग्री पर घुमा तो हेमी एनाट्रोपस हो गया, और जब 180 तक घुमा तो एनाट्रोपस हो गया। अब वापस ये घूम रहा है पूरा का पूरा 180 डिग्री पर, मतलब 360 डिग्री सी पर कुंडलित हो गया, इसलिए इस कुंडलित रचना के रूप में घूम करके ऐसा ये उल्टा घूम गया। तो घुमा तो ये ऊपर सिरा जो आ गया माइक्रोपाइल सिरा आ गया, नीचे चलेजा सिरा गया, जबकि ऊपर यहाँ पर चलेजा सिरा था, नीचे माइक्रोपाइल सिरा था। पूरा का पूरा घूम जाता है, कुंडलित हो जाता है, और साथ साथ अंदर के जो न्यूसेलस और एम्ब्रियो से वो भी पूरे पूरे कुंडलित हो जाते हैं। इस प्रकार का बीजांड जो है नाकफनी के पादपों में पाया जाता है। तो मेरे अंदाज से सबको बीजांड की संरचना समझ में आई गई होगी। अब बीजांड की संरचना के बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे परागण या पोलिनेशन, जो आप